बच्चों, क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और उस चैप्टर के अंदर आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स यानी कि एनिलीन। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है। उसी तरीके से ये कौन सी पोजीशन होती है बेटा, पैरा पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिल रही है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है। इलेक्ट्रोफाइल को अगर मैं ई पॉजिटिव से डिनोट करूं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स की टेंडेंसी हमेशा ये रहती है कि वो ऐसे सेंटर्स पर अटैक करे जहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। तो अब आप खुद ही बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल किन सेंटर्स पर अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर क्या प्रेजेंट है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी वजह से बोला जाता है कि इन aniline, NH2 is ortho and para directing group। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं? एनिलीन के अंदर जो NH2 है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि NH2 इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करता है टू अटैक एट द पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, NH2 इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगा टू अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो एनिलीन के अंदर NH2 ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसलिए इन सभी रिएक्शंस में आप देखोगे जो दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला और दूसरा वाला प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। क्लियर है? साथ ही साथ NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऊपर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के ऊपर प्रेजेंट था, वो रेजोनेंस की वजह से वो लोन पेयर बेंजीन रिंग में एंटर कर गया। जैसे ही लोन पेयर बेंजीन रिंग में एंटर कर जाएगा तो बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट हो जाएगी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल को वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए हम कह देते हैं कि NH2 इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको दोबारा से मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं कि ये जो एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करी हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप हो गई है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैक करने वाला है। इसी वजह से NH2 को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। दूसरी बात, NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में एंटर करने के बाद बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो ये बेसिक कांसेप्ट था जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पढ़ना था। अब हम एक एक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, ठीक है? पहली जो रिएक्शन है ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं,
कि ये जो एनिलीन है इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराएंगे, Br2 वाटर। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से जब हम रिएक्शन कराएंगे एनिलीन की, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। हमें क्या मिलेगा, ये 2 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है और ये 6 पोजीशन है, तो हमें मिलने वाला है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी। क्लियर है? तो अब यहां पर बच्चों को डाउट आएगा कि सर आपने ये बताया था कि यहाँ पर हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनेगा और एक प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा, लेकिन यहाँ तो हम देख पा रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रोफाइल जो है एक साथ बेंजीन रिंग से जुड़ रहे हैं। इसको मल्टी सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मान के चलो अगर हमारा प्रोडक्ट ये बनता, ये प्रोडक्ट बनते अगर हमारे, तो हम इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो ये प्रोडक्ट बनते तो एक बार तो Br हमारा ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है और एक बार Br पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, इसको बोला जाता है मोनो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट ना बनके ये प्रोडक्ट बना है, यानी एक साथ 3 इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो गए, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा मल्टी सब्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, ये वाले प्रोडक्ट बनने चाहिए थे, लेकिन बने ये प्रोडक्ट। तो इस बात का क्या रीजन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है कि जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय मल्टी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाता है। तो ऐसा क्यों, यानी Y का क्या रीजन है कि यहां मल्टी सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये है कि NH2 इज स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो NH2 होता है वो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। द लोन पेयर ऑफ NH2 enters into the benzene ring by resonance and highly activate the benzene ring। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनो सब्स्टिट्यूशन की बजाय मल्टी सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, मल्टी सब्स्टिट्यूशन इस वजह से हो रहा है कि NH2 एक स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और NH2 का लोन पेयर बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के द्वारा एंटर कर जाता है और बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। बेंजीन रिंग जैसे ही हाईली एक्टिवेट हो जाएगी तो अब वो एक बार में 3 इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और हमें क्या दे देगी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमको दे देगी। क्लियर है यहां तक? अब एक और क्वेश्चन कि अगर आप चाहते हो कि मल्टी सब्स्टिट्यूशन ना हो, उसकी जगह मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या चेंजेस करना चाहोगे? ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूं। फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, आप मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करोगे? फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम एक काम करेंगे, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। यानी अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट बने, ये नहीं बने, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा,
और वो है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से ना कराकर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा कि यहां से CH3COOH रिमूव हो जाएगा। कैसे? ये CH3COO और एक H यहां से, तो यहां क्या रिमूव हो जाएगा? CH3COOH रिमूव हो गया। CH3COOH रिमूव हो गया। अब यहां बच गया NH और यहां बच गया COCH3, यानी COCH3 इस NH से जुड़ जाएगा। क्लियर है? और जुड़ने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? अगर आप इसके IUPAC नेमिंग की बात करें तो आप देखिए नाइट्रोजन से ये बेंजीन रिंग कनेक्टेड है जो ब्रांच की तरह काम कर रही है, तो इसका नाम हो गया एन फिनाइल। ठीक है? अब रही बात पेरेंट चेन की, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई पूरी। क्लियर है? पेरेंट चेन हमारी 2 कार्बन की है, तो इसको बोलेंगे इथेनेमाइड। जो एमाइड जो हमने सफिक्स यहाँ जोड़ा है वो हम तब जोड़ते हैं जब फंक्शनल ग्रुप CONH या CONH2 प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो इसका IUPAC नेम जो है वो है एन फिनाइल इथेनेमाइड। क्लियर है? इसका एक कॉमन नेम भी है जो ज्यादा तर यूज किया जाता है, वो है एसिटानिलिड। ठीक है? एसिटानिलिड भी इसको बोला जाता है। तो अभी तक हमने ये सीखा कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से ना करा के सबसे पहले आप जो है किससे कराओ? एसिटिक एनहाइड्राइड से कराओ। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O। क्लियर है? इसी स्टेप को बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। ये जो स्टेप है ये कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। अब इसके बाद अब आपको ब्रोमिनेशन कराना है। ठीक है? अब ब्रोमिनेशन कराने के लिए मैंने ब्रोमीन ले लिया। अब जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, यानी एक बार में एक ही Br जुड़ेगा, एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार जुड़ेगा पैरा पोजीशन पर। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? आखिरी स्टेप के अंदर इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस कर दोगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा कि NHCOCH3 is converted into NH2, यानी NHCOCH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में, और ये यहां पर Br पहले से ही है। ऐसे ही यहां पर NHCOCH3 हाइड्रोलाइसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में, और यहां Br पहले से ही है। तो इस तरीके से आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आप ये चाहते थे वो बन गया। अब यहां क्वेश्चन आता है कि इस स्टेप के अंदर, ये वाले स्टेप के अंदर, जैसे हम प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन कह रहे हैं, तो इस स्टेप के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन की बजाय मोनो सब्स्टिट्यूशन होने लगा। क्लियर है? तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं कि इस स्टेप में हुआ क्या। देखिए, इसमें अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा एसिटानिलिड है और इस एसिटानिलिड के इस वाले हिस्से को देखा जाए, इस वाले हिस्से को, ठीक है, वो मैं अलग से बना देता हूं। ठीक है, इस वाले हिस्से में हम जरा गौर फरमाते हैं तो यहां पर जो CO ग्रुप होता है, ये CO, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से, CO की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से ये CO अपने बगल वाले नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? अच्छा, ये चीज तो आपको पता है कि यहां से यहां क्या जुड़ी पड़ी है, यहां पर ये बेंजीन जुड़ी हुई है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से CO क्या करेगा कि नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किस तरफ शिफ्ट हो गया? टुवर्ड्स द CO। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर CO पर चला गया, तो अब नाइट्रोजन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा और इसी वजह से बेंजीन रिंग के अंदर वो लोन पेयर एंटर नहीं कर पाएगा और बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और जब बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट नहीं हो पाएगी तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने से रुक जाएगा, सिर्फ होगा कौन सा सब्स्टिट्यूशन? मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो इसी चीज को मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये CO इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। क्लियर है? तो देखिए, ये हमारा एसिटानिलिड है, दिस इज एसिटानिलिड, और रेजोनेंस मेथड के द्वारा ये CO इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से कि ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर फॉर्म कर लेगा और फाइनली आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, ये माना जाता है कि इस ऑक्सीजन पे पहले नेगेटिव चार्ज नहीं था, अब ये नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया है, तो ये कंसीडर किया जाता है इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस वजह से आ गया कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर था, इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर था वो लोन पेयर अब किसके पास ट्रांसफर हो गया? ऑक्सीजन के पास, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इस वजह से बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और केवल कैसा सब्स्टिट्यूशन होगा? मोनो सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पहली रिएक्शन थी ब्रोमिनेशन। मैं एक बार फटाफट से उस ब्रोमिनेशन को रिवाइज करा देता हूं। जब एनिलीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब क्वेश्चन आता है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन की बजाय मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन क्यों हो गया? एक साथ 2, 4 और 6 पोजीशन पर 3-3 Br क्यों जुड़ गए? क्योंकि NH2 एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और वो बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। अब अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होने की बजाय केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, तो उसके लिए क्या तरीका है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, ये वाला स्टेप यूज कर लीजिए। इसमें हम एनिलीन की सबसे पहले ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने की बजाय हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देते हैं, जिससे कि एसिटानिलिड बन जाता है। उसके बाद आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपको जो है मोनो सब्स्टिट्यूशन ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, हम सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप देखते हो कि बेंजीन रिंग से NO2 कनेक्ट हो जाता है और उसके लिए हम क्या करेंगे कि एनिलीन की रिएक्शन, ये एनिलीन हुआ और इसकी रिएक्शन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा देंगे, यानी HNO3 और H2SO4 से करा देंगे। तो होगा क्या कि आपको आश्चर्य होगा ये बात देख के कि यहां पर आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे।
ऑर्थो, मेटा और पैरा, देख रहे हो आप? यानी हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था NO2 पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन, तीनों पोजीशंस पे बन जाता है। इनका नाम आपको पता होगा, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ऐसे ये क्या हो गया आपका? मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसे ही इसका नाम क्या हो गया? पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ने ये बताया था कि NH2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जबकि यहां पर तो मेटा भी बन रहा है और मेटा भी कम अमाउंट में नहीं बन रहा, 47% बन रहा है। क्लियर है? जबकि पैरा 51, पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, और बचे केवल 2%, ऑर्थो केवल 2% बन रहा है। यानी यहां पर क्या नहीं आना चाहिए था? ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था, पर यहां ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है और वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में, 47%। क्लियर है? लगभग 50% के आसपास बन रहा है ये मेटा वाला प्रोडक्ट। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बना? बनना तो ऑर्थो और पैरा चाहिए था। तो देखिए होता क्या है कि इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाइट्रेशन के अंदर हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? HNO3 और H2SO4। तो नाइट्रेशन के अंदर क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट है, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से एनिलीन H पॉजिटिव गेन कर लेगा, क्योंकि एनिलीन बेसिक नेचर का होता है तो H पॉजिटिव गेन करेगा। तो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन एनिलीन accept a proton and converted into एनिलीनियम आयन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, एसिडिक कंडीशन में जो हमारा एनिलीन है, ये क्या करेगा? ये एनिलीन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा? ये बना लेगा एनिलीनियम आयन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब ये जो एनिलीनियम आयन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि एनिलीनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो ये बेंजीन को कहां से एक्टिवेट करेगा? तो एनिलीनियम आयन एक तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दूसरा ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और इस रिएक्शन के दौरान ये एनिलीनियम आयन बनने की वजह से ही, जो कि मेटा डायरेक्टिंग नेचर का है, इस आयन के बनने की वजह से हमें प्रोडक्ट साइड में मेटा वाला प्रोडक्ट 47% मिलता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर कैसे भी हमें ये मेटा वाला प्रोडक्ट यहां से हटाना है और हम चाहें कि केवल ऑर्थो और पैरा ही मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगेन आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, वो है प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। यानी आपको वही काम करना होगा कि ये जो लोन पेयर है उसको यहां से हटाना है, क्योंकि ये जो एनिलीन है वो प्रोटॉन इसी वजह से एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर को कैसे भी कहीं और डाइवर्ट कर दो, और वो डाइवर्जन हम कैसे कर सकते हैं? वो पुरानी मेथड से, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप वाले से। तो अब देखिए, अगर आप चाहते हो कि यहां से मेटा वाला प्रोडक्ट हट जाए, तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन, ये हमारी एनिलीन हो गई। ठीक है, और ये एनिलीन की रिएक्शन मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कराने की बजाय किससे करा देता हूं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन।
तो क्या होगा, पहले की तरह यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, यहां से रिमूव हो गया CH3COOH। क्लियर है? यहाँ बच गया NH और यहाँ बच गया COCH3। तो यहाँ बन जाएगा बेंजीन रिंग पर NHCOCH3। क्लियर है? ये स्टेप हो गया प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। ये इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिड, पहले ही बता दिया। अब हम क्या, अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, यानी NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर जुड़ेगा सिर्फ। ये देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि यहाँ जो NHCOCH3 है इसकी जगह वापस से NH2 आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, उसके लिए आप कर दोगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पर जो हमारा NHCOCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। और इस तरीके से आपको अब सिर्फ ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ही मिलेंगे, मेटा यहां से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लास्ट और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं। तो बेंजीन रिंग से जो जुड़ता है वो है SO3H। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन। ठीक है? सल्फोनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एनिलीन है उसकी रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे। अब सबको पता है कि एनिलीन इज अ बेस और H2SO4 क्या हो गया, H2SO4 हो गया एसिड। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि H2SO4 NH2 को एक H पॉजिटिव दे देगा। क्लियर है? तो NH2 तो कन्वर्ट हो जाएगा NH3 पॉजिटिव में बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, NH3 पॉजिटिव। और यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा HSO4 नेगेटिव। अब जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि यहां से तो H और यहां से OH ये रिमूव हो जाएगा, यानी -H2 हो जाएगा। और उसके बाद यहां बन जाएगा, यहां NH2 और यहां SO3H। ठीक है? हो क्या रहा है वो समझा देता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे यहां रिएक्शन होती है। आप देखिए इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो अब यहां से अगर मैंने H हटाया तो ये बन गया NH2। ठीक है? और यहां से मैंने OH हटाया, ठीक है, तो यहां बच गया केवल SO3। अब SO3 जब इस पोजीशन पे जुड़ेगा तो सबसे पहले यहां से हाइड्रोजन हटेगा, और हाइड्रोजन हटने के बाद जो है वो हाइड्रोजन SO3 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, SO3H। अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि सबको पता है कि SO3H एसिडिक ग्रुप होता है और NH2 बेसिक ग्रुप होता है। तो यह प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर इस तरीके से, यानी SO3H से H पॉजिटिव निकलेगा और NH2 से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर आपको एक डाइपोलर आयन देखने को मिलेगा। ये डाइपोलर आयन को जिटर आयन भी कहते हैं, जिटर आयन भी कहते हैं। और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं।
तो इस तरीके से सल्फोनेशन को मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं। और सल्फोनेशन में क्या होता है कि सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, इसको हीट करेंगे -H2 होके आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद SO3H से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा NH2, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा SO3 नेगेटिव। ये डाइपोलर आयन, डाइपोलर का मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, ऐसे आयन को डाइपोलर आयन या जिटर आयन कहते हैं और ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, वो ये है कि ये बोर्ड में आया है क्वेश्चन कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते? क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है AlCl3, और ये जो कैटलिस्ट है AlCl3 ये ल्यूइस एसिड होता है, क्लियर? जबकि एनिलीन क्या होता है, ये बेस होता है। तो जब हम एनिलीन की फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो उसमें मुझे AlCl3 लेना पड़ेगा, AlCl3 एसिड, एनिलीन बेस, तो एनिलीन इस AlCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। अब जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद रिएक्शन क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी वजह से एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो खत्म होती हैं। अब हम अगले लेक्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डाइएजोनियम सॉल्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।